हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। और आप बिल्कुल ये नहीं सोचेंगे कि क्लास एक एक दिन के गैप में क्यों मिलती है, क्योंकि अब आपको 2 से ढाई क्लासेस का मर्ज मिलता है। ठीक है, तो बात वही है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। आपने देखा होगा टाइम ड्यूरेशन भी थोड़ा बड़ा हो गया है ना, और मैंने स्पीड भी थोड़ी कम कर दी है, स्पीडोमीटर थोड़ा कम कर दिया ताकि आप आराम से समझ सकें, है ना, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन भी आ रहा है इसलिए। ठीक है, आप सेटिंग से भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि हम जीडीपी की गणना पढ़ेंगे कि जीडीपी राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। जीडीपी और राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? उत्पाद विधि, प्रोडक्ट मेथड, आय विधि, इनकम मेथड, और व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि भारत उत्पाद विधि और व्यय विधि का उपयोग करता है। तो ये उत्पाद विधि क्या है, प्रोडक्ट मेथड क्या है? उत्पाद विधि को सकल मूल्यवर्धन भी कहा जाता है, यानी जीवीए भी कहा जाता है। अर्थात जब जीडीपी की गणना हम कारक लागत में करते हैं तो उसे उत्पाद विधि कहा जाता है। और हमने जीवीए बताया था क्या है। जीवीए क्या होता है? जब वस्तु और सेवा का उत्पादन तो हो रहा है, जैसे हमने इस पेंसिल की मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन अभी ये मार्केट में सप्लाई नहीं हुई तो इस पर टैक्स नहीं लगा, जो उत्पाद कर है वो नहीं लगा। उत्पादन कर तो लगा। उत्पादन कर हमने बताया था, उत्पादन कर का संबंध उत्पादन से नहीं होता है ना। जैसे आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो स्टाम्प शुल्क जो होता है, आप भले उस प्रॉपर्टी में फैक्ट्री डाल के उत्पादन करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार, लेकिन टैक्स तो आपको लग गया ना। तो उत्पादन कर का संबंध उत्पादन से नहीं होता, लेकिन उत्पाद कर का संबंध उत्पाद से होता है। तो जीवीए में क्या होता है, वस्तु और सेवा का उत्पादन बस शामिल होता है। ठीक है, लेकिन उसका मार्केट प्राइस पर टैक्स नहीं लगा होता, उत्पाद कर नहीं लगा होता। और जीडीपी क्या होता है? जीडीपी जब जीवीए में कर ऐड हो जाता है तो आपका जीडीपी हो जाता है। हमने बताया भी था कि जीडीपी इक्वल टू जीवीए प्लस जीएसटी, है ना। तो जब जीडीपी की गणना हम कारक लागत में करते हैं तो वही हमारा क्या है, उत्पाद विधि, सकल मूल्यवर्धन विधि भी से कहा जाता है। तो जीवीए आधार मूल्य क्या होता है? हमने बताया था किसी भी चीज का आधार मूल्य वह मूल्य होता है जिससे नीचे उसका मूल्य नहीं हो सकता। अगर हमने पेंसिल 2 रुपए में मैन्युफैक्चर की है तो हम 2 रुपए से कम में इसको नहीं बेचेंगे। तो आधार मूल्य किसी चीज का निकालने के लिए क्या करते हैं, हम अपना कारक लागत ऐड कर देते हैं, प्लस हमें जो जितना भी निवल अप्रत्यक्ष कर लगा यानी प्लस निवल उत्पादन कर। तो जीवीए आधार मूल्य बराबर, जीवीए आधार मूल्य बराबर कारक लागत प्लस निवल उत्पादन कर। और निवल शब्द को हटाने के लिए, नेट को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, निवल उत्पादन कर को क्या लिख सकते हैं, प्लस उत्पादन कर माइनस सब्सिडी। यानी जीवीए आधार मूल्य बराबर कारक लागत प्लस निवल उत्पादन कर। और निवल उत्पादन कर को हम क्या लिख सकते हैं, उत्पादन कर माइनस सब्सिडी। यानी जीवीए आधार मूल्य बराबर कारक लागत प्लस उत्पादन कर माइनस सब्सिडी। और अब हम जीवीए से जीडीपी निकालते हैं। जीडीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उत्पाद कर को ऐड कर देंगे जीवीए में। तो जीडीपी बराबर हमारा क्या होगा, जीडीपी बराबर जीवीए आधार मूल्य प्लस निवल उत्पाद कर, उत्पाद कर। और निवल उत्पाद कर को क्या ले सकते हैं, प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद सब्सिडी। तो जीडीपी बराबर जीवीए आधार मूल्य प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद सब्सिडी। ये है हमारा क्या, उत्पाद विधि। यानी उत्पाद विधि कारक लागत में ज्ञात होती है और इसी को हम जीवीए यानी सकल मूल्यवर्धन भी कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्या है, आय विधि। ये क्या होता है? अब देखिए, आय विधि इनकम मेथड द्वारा जीडीपी की गणना कैसे करते हैं। हमने बताया था कि उत्पादन के 4 कारक होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमी। तो एक श्रेणी बनाइए उत्पादन के कारक और दूसरी श्रेणी बनाइए कारक लागत। तो भूमि का कारक लागत क्या है, उसका किराया। श्रमिक का उसका वेतन। पूंजी का उसका ब्याज। और उद्यमी का कारक लागत क्या है, उसका लाभ। अब कारक आय क्या है, कारक आय मतलब तीसरी श्रेणी बनाइए, एक उत्पादन के कारक, दूसरा कारक लागत, और तीसरी श्रेणी बनाइए कारक आय की। कारक आय मतलब प्राप्तकर्ता के लिए जो लाभ है। ठीक है, तो प्राप्तकर्ता के लिए लाभ क्या होगा, किराया में भूमि के लिए प्राप्तकर्ता के लिए लाभ क्या होगा, उसका किराया, प्राप्तकर्ता के लिए उसका लाभ है यानी कारक आय है। और श्रमिक का जो वेतन है वो प्राप्तकर्ता के लिए क्या है, उसका लाभ है। पूंजी का जो ब्याज है वो प्राप्तकर्ता के लिए उसका क्या है, लाभ है। वैसे उद्यमी का जो लाभ है, जो कारक लागत है, वो उसका कारक, प्राप्तकर्ता के लिए उसका क्या है, कारक आय है। ठीक है, तो 3 श्रेणी बन गई। और हमने देखा जो कारक लागत है वही हमारा कारक आय है। तो यानी कुल कारक लागत इक्वल टू कुल कारक आय। तो जब हम आय विधि द्वारा जीडीपी की गणना करते हैं तो कैसे निकालते हैं, आय विधि द्वारा जीडीपी की गणना बराबर कुल कारक आय प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर। तो उत्पाद विधि द्वारा जीडीपी की जो गणना होती है वो आय विधि द्वारा जीडीपी की गणना के बराबर होती है। और अगर थोड़ा बहुत कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक आती है तो उसको हम भूल चूक डिस्क्रिपेंसीज के तहत सही कर लेते हैं, उसको भूल चूक मानते हैं। ठीक है, वरना आय विधि द्वारा जीडीपी की गणना, व्यय विधि द्वारा जीडीपी की गणना के क्या होता है, तीनों, आय विधि द्वारा हो, व्यय विधि द्वारा हो, उत्पाद विधि द्वारा, किसी भी विधि द्वारा इन तीनों में से जीडीपी की गणना की जाए, तीनों बराबर होते हैं। आप ऐसे समझिए कि 5 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए। ठीक है, इनको जोड़े कितना होगा, 10। अब 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए जोड़िए कितना होगा, 10। अब 3 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए जोड़िए कितना होगा, तो भी 10। यानी आप इसको जोड़ लो, 3 2 5 जोड़ लो, चाहे 2 3 5 जोड़ लो, चाहे 5 2 3 जोड़ लो, वही होगा।
यानी जीडीपी की गणना हम इनमें से किसी भी विधि द्वारा करें वो बराबर ही होती है। थोड़ा बहुत अगर कुछ डिफरेंस आता है तो उसको हम भूल चूक मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा व्यय विधि। ये क्या होता है? व्यय विधि द्वारा जब हम जीडीपी की गणना करते हैं तो इसके लिए एक अर्थशास्त्री, जिन्हें समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, कौन है वो? जॉन कीन्स। तो अर्थशास्त्री जॉन कीन्स ने व्यय विधि द्वारा जीडीपी की गणना के लिए एक फॉर्मूला दिया। ये जो फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, अगर आप इसको बहुत राइट डाउन कर लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम जा रही है तो जो फॉर्मूलाज मैं बोल रही हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो जॉन कीन्स ने जो जीडीपी की गणना के लिए फॉर्मूला दिया वो क्या दिया? y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब सी क्या है? सी यहां पर फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, जिसको गवर्नमेंट कैसे लिखती है? जिसको गवर्नमेंट लिखती है PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो किसके द्वारा किया जाता है? परिवार द्वारा, ठीक है। आई इन्वेस्टमेंट, जो कंपनी के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है। आई रिप्रेजेंट्स कंपनी इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट कैसे लिखती है? GFCF, ग्रॉस फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ये कंपनी करती है। और थर्ड क्या है? गवर्नमेंट का G। तो G जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और G को गवर्नमेंट कैसे लिखती है? GFCE, यानी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो X क्या है? X हमारा एक्सपोर्ट है, निर्यात, और M क्या है? इम्पोर्ट है, हमारा आयात, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है? y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आया है IAS मेंस 2021 का, अभी ये कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को सुनिए, फिर इसके अकॉर्डिंग, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे का हम टर्म समझाते हैं, ठीक है, इसी फॉर्मूले को और आगे समझाते हैं, ठीक है, कि व्यय विधि से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आया था। तो IAS मेंस 2021 का प्रश्न था कि क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में, यानी 2021 में जब प्रश्न आया था मेंस का, हाल ही में वी आकार के रिकवरी यानी पुनरुत्थान का अनुभव किया है? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो देखिए, जो हम फॉर्मूला, हाँ, हमने आपको पहले बताया था कि जो हमारा एनएसओ है वो जीडीपी की गणना करता है। किसके द्वारा भारत ने जीडीपी की गणना की थी? भारत सिर्फ दो ही पद्धतियों का इस्तेमाल करता है, उत्पाद विधि और व्यय विधि, ठीक है। तो आप अभी जो प्रश्न आपने देखा उसके अकॉर्डिंग आप सुनिए, ठीक है। आपने देखा कि ये जो फॉर्मूला है इसमें कंपनी, परिवार और सरकार, ये अर्थव्यवस्था के 3 एजेंट होते हैं, है ना। तो ये तीनों एजेंट किस तरह अपनी भूमिका निभाते हैं? देखिए, जब कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है, सुस्ती या स्लो डाउन या मंदी, जिसको मंदी, रिसेशन की स्थिति जब होती है तो क्या होता है? जैसे आप कोरोना का समय ले ली तो उस वक्त क्या हुआ था? वस्तु और सेवा का उत्पादन कम हो गया था, क्योंकि लोगों ने मांग कम कर दी थी, सब बंद था, तो मांग कैसे होगी? मूलभूत चीजों की पूर्ति हो रही थी। तो जब मार्केट में मांग नहीं होती, यानी फैमिली, आपको पता होना चाहिए जो परिवार है, जो फैमिली है, जो आपका सी है, वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर का 60% अकेले वही भागीदार होता है इसमें, ठीक है। तो परिवार इसके मूल में है, पूरी अर्थव्यवस्था के मूल में परिवार होता है, यानी जो समाज है वो होता है, फिर सरकार और कंपनियां होती हैं, हम लोग ही तो हैं जो चला रहे हैं अर्थव्यवस्था सब। तो अगर कोई विपरीत परिस्थिति, सुस्ती और मंदी की स्थिति होती है तो होता क्या है इसमें? महंगाई अधिक हुई, महंगाई हुई तो क्या हुआ? हमने वस्तु नहीं खरीदते, हम वस्तुओं को खरीदना बंद कर देते, बहुत बेसिक चीजें जो बहुत नीड की चीजें होती हैं वो खरीदते हैं, ठीक है। तो महंगाई बढ़ी तो वस्तुओं की कीमत में क्या हो गई? कमी हो गई। अब वस्तुओं की कीमत में कमी होगी तो क्या होगा? उत्पादक वर्ग हतोत्साहित होगा, तो क्या करेगा? उत्पादन कम कर देगा। उत्पादन कम होगा तो रोजगार कम होगा, क्योंकि भाई अब उत्पादन हो नहीं रहा तो जॉब में क्यों रखेगा कोई? तो रोजगार कम हो गया। उत्पादन कम हुआ तो जीडीपी भी आपका कम हो गया, जीडीपी कम तो समृद्धि दर भी कम। इस प्रकार आपकी पूरी अर्थव्यवस्था मंदी और सुस्ती में चली जाती है, ठीक है, अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाती है। और कोरोना के समय यही हुआ था। कोरोना के समय हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो मंदी में चली गई थी। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट क्वार्टर जो था 2021 का, उसमें जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी? -24%, और सेकंड क्वार्टर में -7.5%, यानी उस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में थी। और हमने बताया था अगर लगातार 2 तिमाही कोई अर्थव्यवस्था नेगेटिव है तो उसे मंदी बोला जाता है ना, और अगर एक है तो सुस्ती। तो भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में मंदी में थी। तो सरकार क्या करेगी? अब यहां पर भूमिका किसकी महत्वपूर्ण होगी? अगर अर्थव्यवस्था मंदी में चलेगी तो परिवार अपना कंजम्पशन कम कर देता है, और परिवार ने कंजम्पशन कम किया तो प्राइवेट कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दिया, रोक दिया। भाई कोई लेगा नहीं तो कोई बनाएगा क्यों, बेचेगा क्यों, ठीक है। तो अब सरकार अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार क्या भूमिका निभाती है? सरकार मार्केट में पैसे की सप्लाई करती है, मांग को बढ़ा देती है, ताकि लोगों के पास पैसे आएंगे तो मार्केट में जाएंगे और कंजम्पशन करेंगे, चीजें खरीदेंगे, तो मार्केट फिर उछाल मारेगी। कैसे सरकार करती है? सरकार पैकेज की घोषणा करती है। और कैसे करती है? सरकार आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करने लगती है, ठीक है, मंदी की स्थिति में। दूसरा क्या करेगी? सरकार सब्सिडी देगी। तीसरा क्या करेगी? सरकार जो कर होंगे, जो टैक्स होंगे, उनमें छूट दे देगी। और बैंक में जो ब्याज है, ब्याज दरों में भी क्या कर देगी? छूट कर देगी सरकार, ठीक है। अब इससे क्या होगा? लोगों के हाथ में पैसा आएगा। सब्सिडी दिया सरकार ने, कर में छूट दे दी, बैंक ब्याज दरों में भी छूट मिल रही है, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कर रहा है तो आपको रोजगार मिल रहा है, आपकी इनकम हो रही है, तो आपके हाथ में पैसे आएंगे, आप मार्केट में जाएंगे तो और डिमांड बढ़ा देंगे, और जैसे ही डिमांड बढ़ी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी।
आप कोई चीज़ अब खरीदने सब लोग पहुंच जाएंगे, सब लोगों ने डिमांड कर दी, तो वस्तुओं की कीमत फिर से अपने वास्तविक रूप या थोड़ी उछाल में आ जाएगी, यानी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। और वस्तुओं की कीमत जैसे ही बढ़ेगी क्या होगा, उत्पादक वर्ग उत्साहित होगा, तो वो क्या करेगा, उत्पादन को बढ़ा देगा। और उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या होगा, उसको क्या चाहिए होगा, उसको और लोगों को भर्ती करना पड़ेगा, तो रोजगार भी मिला, यानी रोजगार बढ़ा। और अगर उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो हमारी समृद्धि दर बढ़ेगी। इस प्रकार जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी क्या होगी, मंदी की चपेट से बाहर आ जाती है। तो 2021 में क्या हुआ था, क्यों बोला गया कि वी आकार की शेप ले ली। 2021 में क्या हुआ, देखिए आप, जैसे ये है, अब 2021 में क्या हुआ कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था है, ये आ रही थी, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था यहां मंदी में आई, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने बहुत जल्दी 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा कर, सरकार ने 20 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। और हमने जो बताया कि सरकार कैसे हेल्प करती है, सब्सिडी, कर में छूट, ब्याज दरों में छूट, ठीक है, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, तो उसके और आपको पता है कि सरकार, जैसे आप स्टार्टअप इंडिया कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो टाइम लिमिट तय की गई है कि भाई इतने साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको, है ना, ताकि आपका बिजनेस स्टैंड हो और लोगों में जो बिजनेस है उनको लेकर रुझान बढ़े, मेक इन इंडिया जो स्कीम्स है इनके तहत, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की, और जैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था ऐसे नीचे आई रिसेशन की पोजीशन में, और यहां से हमने क्या किया, हेल्प कर दी सरकार ने, ठीक है। 20 लाख करोड़ का पैकेज की जैसे घोषणा की और आत्मनिर्भर भारत के तहत उसको जैसे ही वितरित किया गया, लोगों को लाभान्वित किया गया, तो उससे क्या हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर आ गई, रिकवर हुई। तो ऐसी अर्थव्यवस्था डिप हुई और ऊपर चली गई। अगर वो रुक जाती, यू शेप ले लेती, कभी वो यू शेप ले लेती, तो क्या होता, बहुत मंदी की स्थिति बहुत दीर्घकालिक हो जाती, फिर बहुत बुरी स्थिति आ जाती है उसमें। तो सरकार ने बहुत समझदारी से काम लिया और सरकार ने महामंदी जैसी स्थितियों से, जो परिस्थितियां थी उससे बची, और सरकार ने ससमय जो घोषणा की वो भारत को, उस वक्त कोरोना का दौर भी था, और सरकार ने बहुत समझदारी से अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर ले आई। तो बोला गया कि उस वक्त जो 2021 का समय था, उस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था वी शेप की रिकवरी में थी, ठीक है। वही क्वेश्चन है कि क्या आप सहमत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में वी आकार की पुनरुत्थान का अनुभव किया है, कारण सहित बताइए। अच्छा, कुछ अर्थशास्त्री बोलते हैं कि नहीं, ये सिर्फ वी शेप नहीं है, ये के शेप है। अब के शेप कैसे, देखिए, ये अर्थव्यवस्था है, यहां आई, डिप हुई, ठीक है, मंदी की स्थिति आई और यहां से ऊपर की ओर गई, ठीक है। तो कुछ अर्थशास्त्री बोलते हैं कि हर क्षेत्र में, हर फील्ड में डेवलपमेंट नहीं हुआ, हर फील्ड रिकवर नहीं हुआ, कुछ क्षेत्र तो नीचे चले आए ऐसे ही। यानी आप इसको देखें, ऐसे आया, ये ऐसे, ये आपका वी बन रहा है। आप कह रहा है कि हर क्षेत्र ऊपर नहीं गया, कुछ आपका नीचे आया, मतलब नीचे ऐसे चला गया, ठीक है, ये के, ठीक है, ऐसे ना जाके कुछ ऊपर गया और कुछ नीचे लटक गया, के आकार में बन रहा है। तो सरकार ने कहा नहीं, ये के आकार में नहीं है, ये वी आकार का है। लेकिन बहुत अर्थशास्त्री जैसे अमर्त्य सेन जैसे अर्थशास्त्री मानते हैं कि जो अर्थव्यवस्था थी वो वी आकार की ना होकर के आकार की थी, यानी कुछ क्षेत्र डेवलप्ड हुए थे, कुछ क्षेत्र रिकवर हुए थे और बहुत से क्षेत्र पीछे चले गए थे, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का हल था, ठीक है। तो आप देखें कि जो अर्थशास्त्र है, जो आय का जो चक्र है वो कैसे चलता है, ठीक है। जो हमने अर्थशास्त्र में 3 एजेंट बताए हैं, जो अर्थ है, जो धन है, उसका जो चक्र है वो चलता रहता है, वो स्थिर नहीं रहती अर्थशास्त्र कि कहीं एक, जैसे कि हम अर्थशास्त्र में हमने 3 एजेंट पढ़े थे, सरकार, मुख्य प्रमुख 3 एजेंट पढ़े थे, ठीक है। कौन कौन से, सरकार, परिवार और निजी कंपनी। तो आय का चक्रीय प्रवाह कैसे होता है, और एक हम बाह्य कारक ले लेते हैं, जैसे हमारे एलपीजी का समय है, ग्लोबलाइजेशन का समय है, हर देश एक दूसरे के साथ संधियां, समझौते, अपनी आपसी नीतियां तय करते हैं और एक दूसरे के साथ व्यापार सहमति में सहभागी होते हैं, व्यापार करते हैं। तो ये जो एलपीजी का जो युग है, जो समय है, इसमें एक बाह्य कारक है, ठीक है। तो कैसे आय का चक्रीय प्रवाह कैसे होता है, जैसे परिवार और कंपनी को आप लो पहले, ठीक है। कंपनी, अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए उसे क्या चाहिए, भूमि चाहिए और श्रमिक चाहिए, और वो कौन देगा, परिवार देगा। तो परिवार ने कंपनी को भूमि और श्रमिक दी, ठीक है, उत्पादन के कारक दे दिए, ठीक है, मुख्य कौन कौन से, भूमि और श्रमिक। और कंपनी ने वस्तु और सेवा की मैन्युफैक्चरिंग की, और उसका उपभोग कौन कर रहा है, परिवार। यानी जब कंपनी ने परिवार से उत्पादन के कारक यानी भूमि और श्रमिक लिया, उसका पेमेंट किया, इधर पैसे आए, और वस्तु और सेवा बना के इनको बेचा, और ये पैसे परिवार ने क्या किया, उसको खरीदने के लिए फिर कंपनी को पैसे दिए। यानी आय का क्या हो रहा है, चक्रीय प्रवाह हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम सरकार और कंपनी के सापेक्ष देखते हैं। कंपनी क्या करेगी, सरकार क्या करेगी, कंपनी पे टैक्स लगाती है, जो उसकी आय होती है, टैक्स ले ली सरकार ने कंपनी से। अब कंपनी जो वस्तु और सेवा का जो उत्पादन करती है उसका उपभोग सरकार कर रही है जनता के लिए किसी भी कारणवश, ठीक है। तो सरकार जब कंपनी से वस्तु और सेवा लेगी तो उसके लिए उसको क्या करेगी, पेमेंट करेगी। तो इधर सरकार टैक्स के रूप में पैसे ले रही है और दूसरी तरफ वस्तु और सेवा के उपभोग के लिए पैसे दे रही है, तो यहां भी आय का चक्रीय प्रवाह होगा। अब परिवार और सरकार में देखें, परिवार इनकम करता है, सरकार उस पर टैक्स लगाती है, और परिवार सरकार को भी उत्पादन के कारक देती है, भूमि, श्रमिक, ठीक है। तो यहां भी आय का चक्रीय प्रवाह हो रहा है। अब बाह्य कारक कैसे प्रभावित करता है, जैसे भारत के कुछ लोग हैं, किसी भी देश के जो लोग हैं, जो देश के लोग जब विदेश में आय अर्जित करने जाते हैं और विदेश के लोग यहां से आय अर्जित करके ले जाते हैं, वहां से हम यहां लाए और यहां के लोग वहां ले गए, ठीक है। परिवार के सापेक्ष कैसे संबंधित है। ऐसे सरकार क्या करती है, विदेशों से ऋण लेती है और विदेशों को ऋण देती है, ठीक है। अन्य देशों को ऋण दे रही है और देशों से ले रही है।
ये आय का चक्रीय प्रवाह हो रहा है। निजी कंपनियां क्या करती हैं, वस्तु और सेवा का आयात करती हैं और उसको निर्यात करती हैं। तो हम देखते हैं जो आय होती है उसका चक्रीय प्रवाह होता है, आय कहीं एक जगह नहीं रुकती, यही अर्थव्यवस्था का नियम है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। तो अब हम जानते हैं कि पीपीपी क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता। इसकी जो गणना है वो विश्व बैंक करता है और किसमें करता है, डॉलर में। किसमें, डॉलर में। ठीक है, इसकी गणना हर वर्ष नहीं होती क्योंकि बहुत जटिल प्रक्रिया के तहत होती है। ठीक है, तो पीपीपी में भारत का जो स्थान है विश्व में कौन सा है, तीसरा स्थान है, और जीडीपी में चौथा स्थान। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथा स्थान हासिल किया है ना। तो पीपीपी में भारत का तीसरा स्थान है, चीन अमेरिका के बाद। ठीक है, और अर्थव्यवस्था में यानी मौद्रिक जीडीपी में इसका कौन सा स्थान है, चौथा स्थान। तो पीपीपी होता क्या है, पावर परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता है क्या। तो टेक्निकली अगर हम पीपीपी को समझें, परचेजिंग पावर पैरिटी क्रय शक्ति क्षमता, तो ये कहता है कि किन्हीं दो देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति क्षमता को बताता है जो समान वस्तु और सेवा के संदर्भ में हो। आप जानते हैं कि डॉलर और रुपए के जो एक्सचेंज रेट है वर्तमान में अभी कितना, जो आज आपको मैं पढ़ा रही हूँ इस वक्त अभी वर्तमान में कितना है, $1 बराबर 86 रुपए 26 पैसे। ठीक है, लेकिन आप पॉइंट हटा दो। ठीक है, माना अभी, ठीक है, कि $1 बराबर 80 रुपए, ये और जैसा आपको मानना हो। ठीक है, $1 बराबर 80 रुपए हम मान लेते हैं। ठीक है, विनिमय दर क्या होता है, एक्सचेंज रेट, यानी वह दर जिसमें एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में आसानी से बदला जा सके, ये हमारा विनिमय रेट होता है। ठीक है, तो ये जो परिभाषा कह रही है कि दो देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति क्षमता को दर्शाता है जो समान वस्तु और सेवा के संदर्भ में हो। यानी अगर सपोज हम बिस्लरी की बोतल लेते हैं, पानी की बोतल, ठीक है, वो अमेरिका में खरीदते हैं अगर हम बिस्लरी की बोतल, तो उसका रेट कितना है, $1। $1 में एक बिस्लरी की बोतल। वही बिस्लरी की बोतल का रेट भारत में कितना है, 20 रुपए। सॉरी, और $1 बराबर कितना है, जो डॉलर का एक्सचेंज रेट अगर हम रुपए में देखें तो कितना है, 80 रुपए। तो जब हम पीपी इसका निकालें, तो पीपीपी निकालें इसका, तो कैसे निकलेगा, हम जो उसकी एक्सचेंज रेट होता है यानी डॉलर ऊपर रखेंगे और नीचे जो हमारा वस्तु जिस रेट में हम वस्तु को खरीद रहे हैं, तो अगर हम अमेरिका का निकालें, अमेरिका का आप जानते हैं कि डॉलर ही वहां की करेंसी है, मुद्रा है, तो $1 ऊपर रखेंगे और चूंकि वस्तु का मूल्य कितना है, ₹1 में पानी की बोतल मिलेगी और डिवाइड करेंगे तो यानी एक बोतल मिलेगी। ठीक है, वही भारत में अगर आप देखें, अगर हम भारत के सापेक्ष में उसकी जीडीपी की गणना करें, जीडीपी की गणना पीपीपी में करें तो कैसे करेंगे, 80 रुपए, $1 बराबर 80 रुपए, नीचे हम रख देते हैं अपना जो हमारी बोतल है कि एक बोतल का मूल्य कितना था, 20 रुपए, 80/20 कितना हुआ, डिवाइड करेंगे 4, यानी हम 4 बोतल खरीद रहे हैं। यानी हमारी विनिमय जो दर है, एक्सचेंज रेट है, यानी हम $1 में $1 खरीदने के लिए हम 80 रुपए दे रहे हैं, लेकिन वस्तु में क्या कर रहे हैं हम जो $1 से अमेरिका एक बिस्लरी की बोतल खरीदता है, हम अपने उसी 80 रुपए में 4 बोतल खरीद सकते हैं। तो भारत की जो क्रय शक्ति क्षमता है मुद्रा की वो अच्छी है। ये दर्शाती है, क्रय शक्ति क्षमता ये दर्शाने की कोशिश करती है कि किसी भी देश में जहां क्रय शक्ति क्षमता अच्छी होती है वहां अच्छी सुविधाओं को दर्शाता है, यानी जो लोगों का जीवन स्तर है अच्छा है, आसान है, सहज है, सरल है। और भारत इस मामले में जापान और जर्मनी से आगे है। ठीक है, पीपीपी में। तो पीपीपी में भारत की जो इकोनॉमी है, जीडीपी वो कितनी है, आप गूगल में देखेंगे तो 8.9 समथिंग दिखा रहा है, लेकिन आप साइट में देखेंगे तो 11 ट्रिलियन है। ठीक है, और अमेरिका कितनी है, 20, और चाइना की 24 ट्रिलियन। भारत की नॉमिनल जीडीपी कम है, कितनी है आप जानते हैं, अभी वर्तमान में कितनी है, 4.3 ट्रिलियन है ना। अगर भारत की नॉमिनल जीडीपी बहुत ज्यादा होती ना तो पीपीपी में भारत विश्व में शायद अमेरिका और चाइना को भी पीछे छोड़ देता। ठीक है, तो पीपीपी आप समझ गए, यानी किन्हीं भी दो देशों की जो मुद्रा है वो वस्तु, एक समान वस्तु और सेवा के संदर्भ में उसको खरीदने की कितनी क्षमता रखती है, ये हमारी पीपीई होती है। जैसे ये पेन है, ये पेंसिल है और इसका मूल्य अमेरिका में $1 है। ठीक है, और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ $1 अगर हम खरीदते हैं तो 80 रुपए देते हैं, लेकिन यही हमारी पेंसिल यहाँ पे कितनी की मिल रही है, हम 5 रुपए में लाते हैं। तो हमारी पीपीपी बहुत अच्छी है यहाँ पे, है ना। तो परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता, ये आपकी दिखाने की कोशिश करती है कि दो देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति क्षमता को बताता है, जो ये बताता है कि जो एक समान वस्तु और सेवा के संदर्भ में कोई देश की मुद्रा कितनी शक्तिशाली है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ये क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो सकल राष्ट्रीय आय है उसमें जनसंख्या का हम भाग दे देते हैं, तो हमारी क्या निकल आती है, हमारी प्रति व्यक्ति आय निकल आती है। सकल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देते हैं तो हमारी प्रति व्यक्ति आय निकल आती है, यानी प्रति व्यक्ति आय हमारी औसत आय होती है, जो कि सही आय नहीं बताती किसी व्यक्ति की। औसत आय कैसे, जैसे आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम जब आप देते हैं तो आप देखते हैं कि सपोज 10 का पूर्णांक है। ठीक है, 10 के पूर्णांक में आप किसी विषय में 5 नंबर ले आए, ठीक है, किसी विषय में आप 2 नंबर लाए, किसी सपोज 3 सब्जेक्ट है, ठीक है, और आपका पूर्णांक 30 का है, तो आप एक विषय में 10 नंबर लाए, 10 में 10, एक विषय में 8 लाए, एक विषय में 2। अब क्या होगा, अब आप ये जो 2 है इसको बैलेंस करेंगे, तो इससे लेके इनको देंगे, इससे लेके इसको देंगे, पूरा बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम, सबको जोड़ देते हैं,
तीनों को जोड़ा 10, 8, 2 कितना हुआ 20 और जितना था उतने का भाग दे देंगे। कितने 20 आए थे 3, 1, 2, 3 उनका भाग देते हैं और 100 का और गुणा और 100 का भाग कर देते हैं तो परसेंटेज में निकल आती है वैल्यू, है ना। ऐसे तो निकालते हैं ना हम। जैसे 3 लोग हैं उनके पास 6 आम है और हमें कैसे पता चलेगा कितने कितने आम हम बांटेंगे। हम क्या करते हैं वस्तु की जो संख्या होती है उसको ऊपर कर देते हैं और जो लोगों की संख्या है उसको नीचे से कर देते हैं। यानी वस्तु की संख्या में लोगों की संख्या का भाग दे देते हैं। 6 आम है 3 लोग हैं 3 लोगों का भाग दे दो 3 दूनी 6 यानी 2 आम आएंगे। तो प्रति व्यक्ति आय जो है पर कैपिटा इनकम ऐसे निकालते हैं। यानी पर कैपिटा इनकम से हमें यह पता नहीं चलता कि एक्चुअली में व्यक्ति की आय कितनी है। जैसे किसी घर में 4 लोग हैं, कोई 10 रुपए कमा रहा है, एक व्यक्ति 8 रुपए कमा रहा है, एक व्यक्ति 2 रुपए कमा रहा है और एक व्यक्ति कमा नहीं रहा है, ठीक है, और वहीं एक व्यक्ति 3 रुपए कमा रहा है, ठीक है। अब हम सबका जोड़ के पैसे बताएंगे ना कि भाई एक 10 रुपए कमा रहा है, दूसरा 8 रुपए कमा रहा है, तीसरा 3 रुपए कमा रहा है, एक नहीं कमा रहा है। तो 8, 10, 8, 18 और 3, 21 और एक कमा नहीं रहा। लेकिन हम टोटल बताएंगे कि इस घर की इनकम कितनी है 21 और हम 4 चूंकि 4 लोग हैं तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे उसका, ठीक है। और डिवाइड करने पे जो निकलेगा रेशियो तो हम मान लेंगे कि इतना इतना ही सब कमा रहे हैं। लेकिन चूंकि एक्चुअल डेटा नहीं है, एक्चुअल में एक नहीं कमा रहा, लेकिन हमने चूंकि सबको बराबर बांटने के चक्कर में हमने जो पूरी इनकम थी उसमें जितने लोग थे उनका भाग दे दिया और हमने मान लिया कि सबकी इतनी इतनी है, जबकि एक्चुअल में इतनी भी नहीं है। तो जो प्रति व्यक्ति आय होती है उसमें यही लोचा होता है कि हम एक्चुअली में नहीं समझ पाते। यही रीजन है कि ये जो है आपकी समावेशी नहीं है, इंक्लूसिव नहीं है। ये क्या है अपवर्जित है, एक्सक्लूसिव है। अपवर्जित कैसे? जो ऑक्सफैम है, ऑक्सफैम एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है वर्ष 2023 में, उसका नाम है सर्वाइवल ऑफ रिचेस्ट। और ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है वो बताती है, जो 2023 में उसने प्रकाशित की थी, वो बताती है कि भारत में 1% लोगों के पास 40% संपत्ति का संकेंद्रण है, कंसंट्रेशन है। 1% जो ऊपर के लोग हैं उनके पास 40% संपत्ति का संकेंद्रण है और जो नीचे के 50% लोग हैं उनके पास मात्र 3% संपत्ति का संकेंद्रण है। कितनी बड़ी आप देखो विषमता है। ये इसका सबसे बड़ी आप देखो, ये जो परचेसिंग पावर पैरिटी है, सबसे बड़ा जो इसका दोष यही है, ये एक्चुअली में नहीं बता पाता कि व्यक्ति की इनकम कितनी है। यानी ये बड़े जो ऊपर बैठे लोग हैं, जो रईस हैं, उनकी तो एग्जैक्ट बता सकता है, लेकिन जो बहुत गरीब, आप देखें कि अल्प पोषण जब आप पढ़ रहे थे तो आपने देखा है कि 80 से 81 करोड़ के लगभग लोग अल्प पोषण और कुपोषण के शिकार हैं। उन्हें अच्छे से भोजन भी नहीं मिल पा रहा, एक वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा। और सरकार की जो रिपोर्ट है 22-23 की, उसमें उन्होंने बताया कि पर व्यक्ति जो इनकम है वो उन्होंने कितना बताया था कि 1,72,000 बताया था। और जो 2014-15 में जो रिपोर्ट बताती है तो सरकार ने कहा कि 2014-15 में जो पर व्यक्ति इनकम थी, यानी पर कैपिटा इनकम थी, वो 86,000 थी। तो सरकार इस बात पे खुश थी कि हमने इसको दोगुना कर दिया। लेकिन एक्चुअली दोगुना किनका हुआ? जो ऊपर 1% लोग हैं, उनकी इनकम बढ़ी है, इसीलिए हमारी पर कैपिटा इनकम ज्यादा आ रही है। लेकिन एक्चुअल में लोगों के पास इतनी इनकम नहीं है। यानी एक्चुअल में हर व्यक्ति, क्या आपको लगता है हर व्यक्ति सालाना 1,72,000 रुपए कमा पा रहा है भारत में? ये हम 2022-23 की रिपोर्ट बता रहे हैं, जो सरकार ने बताया है, ठीक है। ऐसा नहीं है। यही रीजन है कि जो पर कैपिटा इनकम है उसको इंक्लूसिव नहीं माना था, समावेशी नहीं माना था। समावेशी मतलब एक ऐसा विकास जहां पे सबकी समान सहभागिता हो। तो समान सहभागिता कहां है? 50% के पास 3% संपत्ति और 1% के पास 40%, यानी यहां पर एक्सक्लूजन है, अपवर्जन है। और नेक्स्ट हम एक टर्म पढ़ते हैं, व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम। अब ये क्या होता है भाई? पर्सनल इनकम जो होता है ये होती है एक्चुअल इनकम। यानी अगर कोई व्यक्ति है, उसकी इनकम कितनी है, अब पर्टिकुलर व्यक्ति की इनकम कितनी, आपकी इनकम कितनी है, ये है आपकी व्यक्तिगत इनकम, जिसको बोलते हैं पर्सनल इनकम। इसको कैसे निकालते हैं? तो हम व्यक्तिगत आय कैसे निकालते हैं? व्यक्तिगत आय निकालने के लिए पर्सनल इनकम, ये एक्चुअल इनकम होती है, ठीक है। तो पर्सनल इनकम कैसे निकालेंगे? जो हमारी राष्ट्रीय आय है, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था, किसी परिवार में 4 लोग हैं तो एक नहीं कमा रहा, लेकिन अगर हम उसकी पीसीआई निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, तो उस हम मान लेते हैं कि भाई ये भी कमा रहा है। सबको, चारों को जोड़ के, चारों की इनकम को जोड़ के 4 से भाग दे देते हैं और उसको भी बराबर बांट देते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो उसकी इनकम नहीं है ना। तो जो व्यक्तिगत आय है, पर्सनल इनकम है, इसमें क्या होगा कि जो 4 व्यक्ति हैं, इन्होंने जो इनकम की, मान लेते हैं उसका घर एक राष्ट्र है, इनमें जो पहला व्यक्ति कमाया उसकी इनकम हटा दो, दूसरी की हटा दो, तीसरी की हटा दो, ठीक है। माना एक परिवार है या एक कंपनी है, ठीक है, ऐसे मान के तीनों की इनकम हटा दो, तो जो लास्ट में जितना बचेगा ना, हम समझ जाएंगे ये इसकी इनकम है, ठीक है। उस व्यक्ति की इनकम ऐसे निकालेंगे। तो जब हम नेशनल लेवल पे करते हैं तो कैसे करते हैं? व्यक्तिगत आय, पर्सनल आय निकालने के लिए क्या करते हैं? जो हमारी सकल राष्ट्रीय आय है, तो सकल राष्ट्रीय आय से हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय आय से हम क्या करते हैं? हम राष्ट्रीय आय से जो कंपनी है उसका अवतरित लाभ हटा देते हैं। परिवार द्वारा जो नगद भुगतान होता है, सॉरी, जो ब्याज का भुगतान होता है, उसको भी हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। और कंपनी कर को हटा देते हैं। तो हमारी व्यक्तिगत आय निकल आती है। यानी पर्सनल इनकम बराबर राष्ट्रीय आय, कंपनी द्वारा अवतरित लाभ माइनस किया, माइनस परिवार द्वारा ब्याज भुगतान, माइनस कंपनी कर, ये हमारा व्यक्तिगत आय हो गया, पर्सनल इनकम। तो आपको पता होना चाहिए कि व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, इन दोनों में अंतर क्या है? कुछ अंतर होगा? क्या अंतर इनमें निकला? अगर हम बताएंगे तो हम कैसे बताएंगे कि दोनों में अंतर क्या है? सबसे मुख्य अंतर जो इनमें है वो ये है कि जो व्यक्तिगत आय है, पर्सनल इनकम है, उसमें हस्तांतरण भुगतान यानी पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट शामिल होता है। और जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है, उसमें
ट्रांसफर पेमेंट शामिल नहीं होता, हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं होता। तो हस्तांतरण भुगतान क्या है? सिंपल से समझिए, जब एक तरफा लेन देन होता है, ठीक है, इसको हस्तांतरण भुगतान बोलते हैं। हस्तांतरण भुगतान जैसे आपको सरकार उपहार किसी को दे, या सब्सिडी दे, या मुफ्त में बिजली दे, या फिर पेंशन देती है। लेकिन हाँ, सेवानिवृत्त जो पेंशन होती है वो हस्तांतरण भुगतान में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसके बदले में पूर्व में सेवाएं दी जा चुकी हैं। और एमएसपी भी आपकी हस्तांतरण भुगतान में ट्रांसफर पेमेंट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एमएसपी में सरकार जो सब्सिडी दे रही है बदले में अनाज का अधिग्रहण कर रही है। ठीक है, तो हस्तांतरण भुगतान एक तरफा होता है, ठीक है, जो कि प्रति व्यक्ति आय में शामिल होता है। सरकार ने कोविड के समय आपने देखा होगा कि अकाउंट में लोगों के पैसे भेजे थे, तो वो लोगों की अपनी इनकम हो गई, पर्सनल इनकम हो गई, है ना, तो वो उसमें शामिल होगा। लेकिन किसमें शामिल नहीं होगा? हमारी पर कैपिटा इनकम में शामिल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब ये क्या होती है? ये वो आय होती है जो व्यक्ति खर्च करने के लिए अधिकृत है, लाइबल है। अब आपने जो इनकम की, आपकी पर्सनल इनकम है, सपोज आप किसी कंपनी में प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, आपकी इनकम है और एक सीमा निर्धारित होती है हर देश में कि इतनी इनकम के बाद टैक्स लगेगा। तो आपकी अपनी इनकम में अगर आप टैक्स के लिए लाइबल हैं तो उस टैक्स को हटा दिया जाए, उसके बाद जो आपकी इनकम बची, एक्चुअल इनकम तो आपकी वही है ना, बस उसी को बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने देखा कि अगर हम जीडीपी से, जीवीए से हम जीडीपी निकालते हैं, जीवीए से जीडीपी निकाला, जीवीए में जब हम जीएसटी यानी करों को ऐड कर देते हैं तो हमारा जीडीपी बन जाता है। और जीडीपी से अगर हमें जीएनपी में जाना है तो हम एनएफआईए को ऐड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से जो आय अर्जित करते हैं उसको जीडीपी में जोड़ देते हैं तो हमारी राष्ट्रीय आय निकल आती है। राष्ट्रीय आय से हम शुद्ध निवल राष्ट्रीय आय की ओर चलते हैं तो क्या करते हैं? मूल्यह्रास को घटा देते हैं। ठीक है, अब जो शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त हो गई है उसको कारक लागत में जब ज्ञात करते हैं तो हमारी क्या हो जाती है? वही हमारी राष्ट्रीय आय होती है। कारक लागत में जो शुद्ध निवल आय है वो कारक लागत में जो होती है तो हमारी राष्ट्रीय आय होती है। अब राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दे देते हैं तो हमारी पर कैपिटा इनकम आ जाती है। पर कैपिटा जो इनकम होती है, हमने बताया कि जो राष्ट्रीय आय है उसमें कुछ चीजों को घटा दें, जैसे कि कंपनी का अतिरिक्त लाभ घटा दें, परिवार द्वारा ब्याज भुगतान, कंपनी कर, इनको हटा देते हैं तो हमारी क्या जाती है? हमारी पर्सनल इनकम आ जाती है। और पर्सनल इनकम जो हमारी होती है उसमें से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स घटा देते हैं, कर हटा देते हैं या गैर कर हटा देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? हमारा पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि जीडीपी में कौन कौन सी मदें शामिल नहीं होती, आइटम्स किन किन को जीडीपी जब हम काउंट करते हैं तो शामिल नहीं होता, हमने देखा क्रिप्टो करेंसी शामिल नहीं होगा, जीडीपी में पुरानी वस्तुओं की गणना नहीं होती, मध्यवर्ती मूल्य की गणना नहीं होती, प्लस जो शेयर और बॉन्ड है उनकी भी हम गणना नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनमें जो स्वामित्व का हस्तांतरण बस हो रहा है। ठीक है, जुए या लॉटरी जो है उसका भी हम जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, एंड ट्रांसफर पेमेंट मेथड को, क्योंकि एक तरफा होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जीडीपी में किन किन चीजों को शामिल या काउंट नहीं करते हैं, किन किन आइटम्स को। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी नहीं आया तो आप बताइएगा, मैं फिर से ये लेक्चर अगेन कर दूंगी। ठीक है, और आसान भाषा में। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय का पूरा इतिहास पढ़ेंगे, और अगर कोई अर्थव्यवस्था मंदी, स्लो डाउन, रिसेशन, डिप्रेशन की स्थिति में है तो वो कैसे कैसी पोजीशन किस किस शेप में रिकवर होती है। ठीक है, उसका अध्ययन करेंगे। यू शेप, वी शेप, डब्ल्यू शेप, के शेप, जेड शेप, ये सब क्या होता है। ठीक है, और अर्थव्यवस्था में दुष्चक्र क्या होता है, समृद्धि दुष्चक्र क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।